नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अपना उत्तराखंड में सबसे पहले खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा तय हो चुका है। पीएम 7 अक्टूबर को सुबह 10:50 पर ऋषिकेश एम्स पहुंचेंगे और 11 से 12 बजे तक एम्स में ही रुकेंगे। इस दौरान मोदी एम्स समेत देश भर में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 12 बजे ऋषिकेश से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ नहीं जाएंगे। इससे पहले 7 अक्टूबर को एम्स समेत प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे की भी चर्चा थी। दरअसल केदारनाथ में शंकराचार्य विशाल मूर्ति स्थापित की जा रही है। माना यह जा रहा था कि मूर्ति का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री केदारनाथ जाएंगे, लेकिन अभी शंकराचार्य की मूर्ति का इंस्टॉलेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। 20 अक्टूबर तक ये काम कंप्लीट हो पाएगा। इसकी वजह से ही अब ये जो खबर आ रही है कि नवंबर फर्स्ट वीक में पीएम एक बार फिर केदारनाथ के दौरे पर पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। 7 अक्टूबर को ऋषिकेश एम्स पहुंचेंगे और वहीं पर कार्यक्रम है। वहां पर देश भर में जो नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं उन सभी का लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री। 12 बजे के करीब वहां से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। और उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि नवंबर में एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर होंगे पीएम और नवंबर में वो केदारनाथ का दौरा भी करेंगे। तो आने वाले चुनाव से पहले उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्रियों और की जो चहलकदमी है वो बढ़ रही है। साथ ही अब प्रधानमंत्री के भी दौरे तय हो गए हैं। अक्टूबर और उसके बाद नवंबर दोनों महीने में बैक टू बैक प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। अक्टूबर में 7 अक्टूबर एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं और यहां पर करीब 3 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री। 12 बजे रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए वहां से और उसके बाद नवंबर के पहले हफ्ते में बताया जा रहा है कि केदारनाथ के दौरे पर प्रधानमंत्री होंगे। खबर रुड़की से, जहां पर सीएम पुष्कर धामी आज भगवानपुर के कुंजा बहादुर गांव जाएंगे और यहां पर राजा विजय सिंह सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वो शामिल होंगे। सीएम धामी रुड़की में एक निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बुलेटिन में बात अब चमोली की। चमोली के त्रिशूल ट्रैक पर एवलॉन्च की चपेट में आए 6 में से 4 लोगों की मौत हो गई। 2 अब भी लापता हैं। 4 नेवल ट्रैकर्स के शव हेलीकॉप्टर की मदद से आर्मी हेलीपैड जोशीमठ लाया गया। बताया जा रहा है कि शवों का पोस्टमार्टम सीएचसी जोशीमठ में कराया जा सकता है। वहीं लापता 2 लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रभात पुरोहित हमारे सहयोगी चमोली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, सर्च ऑपरेशन को लेकर और क्या खबर है? मैं इनका आपको बताना चाहूंगा, लगातार जिस तरीके से 1 अक्टूबर को सुबह 5 बजे जब एवलांच आया, उसके बाद से जैसी खबर आई तो उसके बाद लगातार एनआईएम और आर्मी के द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी रहा। और कल जिस तरीके से 4 नेवल जो ट्रैकर्स थे उनके जो है शव देखे गए थे और उसके बाद उनको जो है रेस्क्यू किया गया था और आज हेलीकॉप्टर के जरिए जो है उन्हें आर्मी हेलीपैड जोशीमठ लाया गया है, जहां से सीएससी जोशीमठ में उनका जो है पीएम कराया जा सकता है और उसके बाद जो है आगे फिर उन्हें नेवल जो अथॉरिटी है उनको भेजा जा सकता है। और जहां तक 2 लोग जो अभी, जिसमें एक नेवल ट्रैकर्स हैं और एक जो साथ में शेरपा थे, उन 2 की जो है अभी भी तलाश यहाँ पर जारी है। और जो सुतोल गांव में, क्योंकि सुतोल से ही ये ट्रैक शुरू होता है माउंट त्रिशूल का, तो सुतोल गांव में जो बैकअप टीम यहाँ पर रखी गई थी आर्मी की, उसमें से भी जो है 7 से 8 जवान जो है अभी कुछ देर पहले ही हेलीकॉप्टर के जरिए वो जो है यहाँ से सुतोल से निकल जी चुके प्रभात, काफी मुश्किल होती है ऐसे वक्त में और इन दुर्गम पहाड़ियों में, पहाड़ों में रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम देना। लेकिन सवाल ये भी है कि वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस टीम ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी अपने ट्रैकिंग के बारे में। तो ऐसा क्यों? है वो अलग ट्रुप्स है यहाँ पे, जिसकी जो बात की जा रही है 4 लोगों की परमिशन वो अलग ट्रुप। हालांकि चाहे जो है सीमांत जो इलाके हैं, चाहे पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है या फिर चमोली है, तो जितने
जितने भी हमारे ट्रैकिंग रूट्स हैं जो फॉरेस्ट एरिया में आते हैं या आर्मी एरिया में आते हैं, तो उसकी पहले जो है इंफॉर्मेशन प्रशासन के पास आती है। और जहां तक बात की गई तो इसमें कोई इस तरीके के अभी तक प्रशासनिक रूप से जो है जिस तरीके से जो है यहाँ पे वन विभाग के जो अधिकारियों का कहना है कि वन विभाग के द्वारा किसी भी इस तरीके के दल को परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो स्थानीय स्तर के बजाय जो है हायर अथॉरिटी से परमिशन होती है, तो उसके बारे में जो वाइल्ड लाइफ जो स्टेट हेड है वहां पर भी अभी इस तरीके की परमिशन की बात नहीं आई। तो ये निश्चित ही ये एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर बिना परमिशन के इतना बड़ा दल किस तरीके से पहुंचा है। कई बार ये भी परिस्थितियां होती है कि जो सेना से जुड़े मामले हैं, तो सेना से जुड़े मामलों में कई गोपनीयता भी बरती जाती है, गोपनीयता की वजह से नहीं बताई जाती है। धन्यवाद इस वक्त प्रभात पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर विकासनगर से, जहां पर व्यासी जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों के धरने को प्रशासन ने जबरदस्ती हटवा दिया। सुबह पीएसी के जवानों की मदद से धरना खत्म कराया गया। धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को सुद्दोवाला जेल ले जाया गया। बताया जा रहा कि प्रभावित जमीन के बदले जमीन देने की मांग कर रहे थे और धरना 120 दिनों से चल रहा था। धरने की वजह से बांध का निर्माण काम भी रुका हुआ था। उधर देहरादून में बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 6 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का फैसला उस फैसले पर कायम है। सरकार और कर्मचारियों के बीच कई दौर की मीटिंग के बाद भी सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद कर्मचारी अब हड़ताल पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हड़ताल को लेकर ऊर्जा विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। हड़ताल को देखते हुए विभाग ने हरियाणा, हिमाचल और यूपी से ऊर्जा सचिव ने कर्मचारियों की डिमांड रखी है। सब स्टेशन, पावर हाउस के लिए कर्मचारियों की डिमांड रखी गई है। आपको बता दें, 14 सूत्रीय मांगों के साथ लंबे वक्त से बिजली कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। 6 अक्टूबर से इन्होंने हड़ताल पर जाने का मन अब बना लिया है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप जो है उत्पादन करो ना, आप मेहनत करो, बिजली विभाग को फायदे में पहुंचाओ, तो ये छोटी छोटी मांगे क्या है, हम तो चुटकियों में ठीक कर देंगे। कर्मचारी मांग पर अड़े हैं और यहां मंत्री कह रहे हैं कि आप काम कीजिए, आउटपुट दीजिए तो मांग मान ली जाएगी। इधर न्यूज 18 पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने बहुत सी बड़ी बातें कही हैं। बलूनी ने कहा कि बीजेपी चुनौतियों को गंभीरता से लेती है। उत्तराखंड में कितनी चुनौती चुनाव को लेकर, तीसरे सीएम है ये। देखिए, हम जिस कार्य संस्कृति में काम कर रहे हैं, हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, हम किसी चीज़ को लाइट लेके काम करते ही नहीं है। अगर उत्तराखंड के अंदर चुनाव है तो हम पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ते हैं। और हमको मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में हमने एक ही चीज़ सीखी है कि परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेना है, पूरी मेहनत करनी है और प्रदेश की जनता को, राज्य की जनता को, देश की जनता को अपना जो सबसे अच्छा कार्य करके दिखाना है, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। बलूनी जी, 57 सीटें मिली, डबल इंजन की सरकार बनी, उसके बावजूद 3 बार सीएम बदलने पड़े। देखिए, इसमें मेरा आप लोगों से मतभेद है। आप लोग इसको दूसरी तरह से देखते हैं, हम लोग दूसरी तरीके से देखते हैं। हम इसको एक टीम एफर्ट्स की तरह देखते हैं और हम इसको पद नहीं, जिम्मेवारी की तरीके से देखते हैं। आप लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री का पद है, हम एक जिम्मेवारी की तरह की, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है और एक टीम एफर्ट्स के साथ, टीम स्पिरिट के साथ खेलते हैं। टीम का कोई भी सदस्य जब अच्छा करने की स्थिति में तो उसको पास देना होता है। तो यहाँ पर अगर हमको लगा कि पुष्कर सिंह धामी जी अच्छा गोल करने की स्थिति में, तो हम उनको पास दे देंगे, तो वो गोल करेंगे। इससे ये मतलब नहीं है कि कौन खराब कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है। हर व्यक्ति अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और उत्तराखंड चुनाव में गढ़वाल क्षेत्र में देवस्थानम बोर्ड बड़ा मुद्दा बनने वाला है और इस पर बलूनी ने क्या कहा वो भी सुनिए। बोर्ड पर क्या कहेंगे आप? देखिए, देवस्थानम बोर्ड पे हमारी स्थिति बहुत साफ है। हम लोग कहीं भी जो हमारे पंडे पुरोहित भाई हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहते। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी जी ने एक कमेटी बनाई जिसका मनोहर कांध्यानी जी अध्यक्ष है। मनोहर कांध्यानी जी इस पूरे समाज को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके दुख दर्द को अच्छी तरह जानते हैं और सभी पंडा पुरोहित और जो देवस्थानम बोर्ड से जो लोग प्रभावित होते हैं उन लोगों को उस कमेटी में रखा गया है। इसलिए ये कमेटी तय करेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पे ये बोर्ड बना था, उनकी एक सोच थी कि किस तरह से विकास होना है, लेकिन हम जिन लोगों के लिए कर रहे हैं अगर उनमें ही कोई नाराजगी है तो ठीक है, कमेटी उन्हीं की बना। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी को ही एकमात्र विकल्प बताया।
कोटद्वार के दौरे पर पहुंचे हरीश रावत से जब टिकट को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस से टिकट सुरेंद्र सिंह नेगी को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोटद्वार विधानसभा सीट से सुरेंद्र ही एकमात्र उम्मीदवार हैं। बहुत ही उत्सुक जनता है और लोगों में रुचि है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, कांग्रेस को सुनना चाह रहे हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी जी ही यहाँ से एकमात्र अभ्यर्थी हैं। 2022 चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दिखाने के मकसद से गांव-गांव कांग्रेस अभियान के तहत कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य प्रशांत वर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चंपावत के बरकोट ब्लॉक के संतोला गांव में रात गुजारी। साथ ही स्थानीय लोगों से मुलाकात कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। खबर हरिद्वार से, जहां पर वीकेंड के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। हालांकि इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन होता नहीं दिख रहा है। गंगा घाटों पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है। हर की पैड़ी पर पुलिस के जवान भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते कराते अब नहीं दिखते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर की छुट्टी और संडे एक साथ पड़ने का यात्री जो है वो पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इस वक्त हम हरिद्वार के हर की पैड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो यात्रियों की श्रद्धालुओं की भीड़ है उससे पूरे गंगा घाट पटे पड़े हैं। यात्री यहाँ पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं और क्योंकि श्राद्ध का भी इस समय चल रहा है तो इसलिए अपने अपने पितरों के निमित्त जो है वो तर्पण भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो घूमने का जो उनका पर्पज़ है वो भी पूरा हो रहा है, उसके साथ जो उनकी आस्था का जो पक्ष है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और खास तौर पर यहाँ देखने के लिए मिल रही है कि कोविड की जो गाइडलाइंस है उसकी यहाँ पर धज्जियाँ उड़ती हुई नजर आ रही हैं। कोविड के क्योंकि अभी प्रदेश में कोविड कर्फ्यू अभी लागू है, बावजूद इसके जो यात्री बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुँच रहे हैं वो पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कई लोग हैं जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और कोई जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी यहाँ पर पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि काफ़ी समय बाद इतनी भीड़ जो है हरिद्वार के गंगा घाटों पर देखी गई है, लेकिन अगर इसी तरह से लापरवाही जो है बढ़ती गई तो आने वाले समय में ये कोरोना के ग्राफ को जरूर बढ़ा सकता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और अब खबर नैनीताल से, जहां जमीरा की सड़क का निर्माण जल्द किया जाएगा। मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि सड़क की मांग लंबे वक्त से होती रही है, वहीं सरकार भी लगातार इसके लिए कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि यहां के सब्जी उगाने वाले किसान लगातार सड़क की मांग करते रहे और इसे लेकर प्रदर्शन भी कई बार हुए हैं। अब सड़क को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। लेकिन जमीरा में हमने काम शुरू किया है, कहीं कोई दिक्कत आएगी उसको भी हम उसका भी निराकरण करेंगे। नहीं, बिल्कुल ससुराल हो या कोई मेरे लिए सब क्षेत्र एक समान है। मेरी प्राथमिकता हर क्षेत्र की है। जहाँ पर समस्याएं हैं वो यशपाल आर्य का अपनी समस्या है। उधर सीएम धामी ने कैबिनेट में लोहाघाट नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद नगर पालिका क्षेत्र के विस्तार बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई। नगर पंचायत अध्यक्ष जहां 6 दशक पुरानी नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने पर सीएम धामी का धन्यवाद अदा कर रहे हैं, तो वहीं पर नगर पालिका क्षेत्र में चांदमारी क्षेत्र को जोड़कर शहर के विकास का दावा कर रहे हैं। नगर पंचायत की इसको अपग्रेड करके माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया और जो हमारा यहाँ का विकास है, विकास एक स्पीड से तेजी और भागेगा, अच्छा विकास होगा, एक मॉडल नगर पालिका के रूप में यहाँ। टिहरी में पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पीडब्ल्यूडी द्वारा बौराड़ी में सड़क पेंटिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर काम हो रहा है। काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ही पेंटिंग उखड़ने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं अधिकारियों ने मामले में जल्द कार्रवाई की बात कही है। लीपापोती में बरसाती सीजन में काम किया जा रहा है रोड पेंटिंग का, और रोड ऐसी बनाई जा रही है कि जो 2 दिन भी नहीं टिकने वाली। हमने इसमें एसआरसी अभियंता को फ़ोन कर भी सूचित करने का काम किया। अभियंता हैं, कनिष्ठ अभियंता, उनको भी दिखाया, उसको बताया, और जो अभी तो जस्ट काम शुरू हुआ है उसमें अब हल्के फुल्के 1-2 जगह वो ताज़े में किसी ने गाड़ी चला दी होगी, जिससे थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, बट वो सही कर दिया गया। दोबारा से उसको ठीक कर रहे हैं। अभी जस्ट काम शुरू हुआ है। वक्त ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं।
खबर रुड़की से, जहां पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने नकली नोट छापने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2,47,000 रुपए के नकली नोट और नोट छापने वाले उपकरण बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों से 2,500, 200 के नकली नोट मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की लत को पूरी करने के लिए नकली नोट छापा करते थे। आरोपी नकली नोटों को पेट्रोल पंप, रेहड़ी ठेली वालों के पास चलाते थे। पकड़े गए आरोपी हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। अब इस गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश की जा रही है। इधर रुड़की में सिविल लाइन इलाके में पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 3 बाइक्स, 2 स्कूटर बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी हरिद्वार के ही रहने वाले हैं और हरिद्वार रुड़की में वारदात को अंजाम दिया करते थे। इधर खबर दक्षिण कोरिया से, जहां पर दक्षिण कोरिया में होने वाले मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता में कोटद्वार के रहने वाले सुचिता जोशी भी हिस्सा लेंगी। सुचिता को हाल ही में मिसेस यूनिवर्स की डायरेक्टर की ओर से मिसेस साउथ पैसिफिक एशिया यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया। कोटद्वार के रहने वाली सुचिता जोशी एक समाज सेविका हैं और एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हैं। सुचिता को इस उपलब्धि से उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। सुचिता इन दिनों दिल्ली में है और मिसेस यूनिवर्स की तैयारियों में जुटी हुई है। कोरोना ने पहाड़ की लोक संस्कृति, कला और संगीत पर भी काफी असर डाला। पहली और दूसरी लहर की वजह से रंगमंच खामोश हो गए, लेकिन अब कलाकारों ने तैयारी शुरू कर दी है रंगमंच पर वापसी की। कोरोना से बंद रंगमंचों पर रौनक लौटने लगी है। नवरात्रि में होने वाली रामलीलाओं के बहाने पहाड़ के कलाकार तालीम ले रहे हैं, तो अभिनय की बारीकियां भी सीख रहे हैं। 2 सालों से छूटे मंच और बंद कमरों में लैपटॉप और मोबाइल की दुनिया से परेशान युवा कलाकार साहित्य और संस्कृति की एक्टिंग क्लास में खुद को बेहतर कलाकार साबित करने में जुटे हुए हैं और कलाकार रामलीला में अभिनय को लेकर खासा उत्साहित हैं। एक होता है स्टेज में परफॉर्म करना, जिसमें सारे दर्शक हमें देखते हैं और वो अंदर से एक फीलिंग आती है, अच्छी वाली आती है। हम वही चाहते थे और वो इस बार हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और उन बच्चों को जो हमारे वहाँ कलाकार हैं उनको बाहर लाने का प्रयास किया और बच्चों में भी उत्साह है, लोगों में भी उत्साह है। तो चुनौती तो अपनी जगह ही है, लेकिन इस वर्ष जो है रामलीला जो है हम जो है इसको पूर्ण रूप से दिखाएंगे। दरअसल नैनीताल में रंगमंच अंग्रेजों के दौर से ही चला आ रहा है। रामलीला और नाटकों के जरिए यहाँ के युवाओं ने हिंदी सिनेमा में भी खुद को स्थापित किया है, तो अपनी कला का लोहा हर मंच पर मनवाया है। नवरात्रि में होने वाली रामलीलाओं का इंतजार भी कलाकारों को बेसब्री से रहता है। बहरहाल कोरोना के चलते कलाकारों का भी खासा नुकसान हुआ है और अब रंगमंचों पर रौनक लौटने से कलाकार भी खासे उत्साहित हैं। अब इंतजार है तो बस स्टेज पर अभिनय का। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।